इसी समय नए स्केटरों में सबसे श्रेष्ठ एक नौजवान स्केट्स पहने और मुंह में सिगरेट दबाए कॉफी के कमरे से बाहर निकला और दौड़ लगाकर पैड़ियों पर स्केट्स से जोर की आवाज पैदा करता और उछलता हुआ नीचे की तरफ चल दिया। वह तो जैसे नीचे की ओर उड़ा जा रहा था और हाथ की ढीली ढाली स्थिति को बदले बिना ही बर्फ पर पहुंचकर स्केटिंग करने लगा। आहा, ये तो नई चीज है, लेविन ने कहा और इस नई चीज को इसी वक्त खुद करने के लिए ऊपर भाग गया। कहीं गर्दन नहीं तोड़ लीजिएगा, इसके लिए अभ्यास जरूरी है, निकोलाई शचेरबात्स्की ने पुकारकर कहा। लेविन पैड़ियों पर चढ़ा, जितना संभव हुआ ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे आया और इस अनभ्यस्त गतिविधि में हाथों से अपना संतुलन बनाए रहा। आखिरी पैड़ी पर वह फिसला, उसने हाथ से बर्फ को तनिक छुआ, जोर लगाकर संभला और हंसता हुआ आगे स्केटिंग करता चला गया। कितना भला, कैसा प्यारा आदमी है, कीटी ने इसी वक्त लेलाइनन के साथ घर से बाहर निकलते और प्यारे भाई की तरह हल्की स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचा, क्या सचमुच मैं अपराधी हूँ? क्या सचमुच मैंने कोई बुरी बात की है? लोग कहते हैं ये चंचलता है। मैं जानती हूँ कि मैं उसको प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन उसके साथ होने पर मुझे खुशी हासिल होती है और वह इतना भला है। लेकिन उसने ये क्यों कहा? वह सोच रही थी। कीटी और उसकी मां को जाते देखकर, जो पैड़ियों पर बेटी से मिल गई थी, तेज स्केटिंग के कारण लाल हुआ लेविन रुका और क्षण भर को कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने स्केट्स उतारे और दरवाजे पर मां बेटी के पास पहुंच गया। आपको देखकर बहुत खुशी हुई, मां ने कहा। हमेशा की तरह हम बृहस्पतिवार को मेहमानों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब है कि आज आपके आने से बहुत खुशी होगी, बूढ़ी प्रिंसेस ने रुखाई से कहा। कीटी को मां का ये रूखापन अखरा और वह इस बुरे प्रभाव को दूर करने की अपनी इच्छा पर काबू न पा सकी। वह मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, नमस्ते। इसी वक्त ओब्लोंस्की सिर पर टेढ़ा तिरछा टोप रखे, चेहरे पर और आंखों में चमक लिए बहुत खुश तथा विजेता सा बाग में आया। लेकिन सास के करीब पहुंचने पर उसने उदास और अपराधी का सा चेहरा बनाकर डॉली के स्वास्थ्य के बारे में उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। सास के साथ धीमे धीमे और उदासी से बातचीत करने के बाद उसने छाती सीधी की और लेविन का हाथ थाम लिया। तो हम चल रहे हैं न? उसने पूछा। मैं लगातार तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गए हो, ओब्लोंस्की ने लेविन की आंखों में झांकते हुए विशेष अर्थपूर्ण भाव के साथ कहा। चल रहे हैं, अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए लेविन ने जवाब दिया। वह अभी तक नमस्ते कहने वाली आवाज को सुन रहा था और उस मुस्कान को देख रहा था, जिसे होठों पर लाकर यह शब्द कहा गया था। इंग्लैंड में या हर्मिटाज में, मेरे लिए सब बराबर है। तो इंग्लैंड में, ओब्लोंस्की ने कहा। उसने इंग्लैंड इसलिए चुना था कि हर्मिटाज की तुलना में वह इंग्लैंड होटल का अधिक ऋणी था और इस कारण वह इस होटल से कन्नी काटना अच्छा नहीं समझता था। तुम्हारी बग्घी तो है न? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो अपनी बग्घी छोड़ दी है। दोनों दोस्त रास्ते भर खामोश रहे। लेविन ये सोचता रहा कि कीटी के चेहरे के भाव परिवर्तन का क्या अर्थ हो सकता है। कभी वह अपने को विश्वास दिलाता कि उम्मीद कर सकता है, तो कभी हताश हो उठता और साफ तौर पर ये देखता कि आशा करना पागलपन है। फिर भी वह अपने को बिल्कुल दूसरा, उससे भिन्न व्यक्ति अनुभव कर रहा था, जैसा कि कीटी की मुस्कान और नमस्ते शब्द से पहले महसूस करता था। ओब्लोंस्की रास्ते में मन ही मन खाने की सूची तैयार कर रहा था। तुम्हें तो ट्यूरबो पसंद है न? होटल के निकट पहुंचने पर उसने लेविन से पूछा। क्या? लेविन ने पूछा। ट्यूरबो? हाँ, बहुत ही पसंद है मुझे ट्यूरबो। अन्ना करेनीना। अध्याय 10 भाग 10। लेविन जब ओब्लोंस्की के साथ होटल में दाखिल हुआ, तो ओब्लोंस्की के भावों की एक विशेषता की ओर उसका ध्यान जाए बिना न रह सका। उसे उसके चेहरे पर और समूचे व्यक्तित्व में एक तरह की संयत कांति की झलक मिली। ओब्लोंस्की ने ओवरकोट उतारा, सिर पर टेढ़ा सा टोप रखे हुए भोजनालय में गया और फॉककोट पहने तथा हाथों में नेपकिन लिए चारों ओर से घेर लेने वाले तातार बैरों को कुछ आदेश देने लगा। सभी जगहों की तरह यहाँ भी उसकी जान पहचान के लोग मौजूद थे, जो उसे देखकर बहुत खुश हुए।
ऐसे परिचित लोगों को दाएं बाएं सिर झुकाता हुआ वह रेस्तरां की कैंटीन में पहुंचा, जहां उसने वोडका का जाम पिया और मछली खाई तथा रिबनों और लेसों से सजी बजी घुंघराले बालों वाली फ्रांसीसी महिला से, जो काउंटर पर बैठी थी, कोई ऐसी बात कही कि वह भी ठठाकर हंस दी। लेविन ने सिर्फ इसीलिए वोडका नहीं पी कि, जैसा उसे प्रतीत हुआ, पराये बालों वाली और पाउडर तथा श्रृंगार के दूसरे प्रसाधनों से रंगी चुनी यह फ्रांसीसी महिला बड़ी अपमानजनक लगी थी। वह गंदी जगह की तरह झटपट उससे दूर हट गया। उसकी आत्मा कीटी की याद में डूबी हुई थी और उसकी आंखों में उल्लास और सौभाग्य की चमक थी। यहाँ आ जाए, हुजूर, कृपया इस जगह। यहाँ आप चैन से बैठ सकेंगे, सरकार। ओब्लोंस्की से बहुत ही ज्यादा चिपक गए पके बालों तथा इतने चौड़े चूतड़ वाले बूढ़े तातार बैरे ने कहा, जिसके फ्रॉककोट के पल्ले दाएं बाएं उठे हुए थे। इधर आइए, हुजूर, उसने ओब्लोंस्की के प्रति आदर भाव जताने के लिए उसके मेहमान के आगे पीछे घूमते हुए लेविन से कहा। बैरे ने कांसे के दीवारी लैंप के नीचे पहले से ही मेजपोश से ढकी गोल मेज पर फौरन एक नया मेजपोश बिछा दिया, बैठने के लिए मखमली कुर्सियां बढ़ा दी और हाथों में नेपकिन तथा भोजन सूची लिए हुए ओब्लोंस्की के सामने खड़ा होकर ऑर्डर का इंतजार करने लगा। अगर हुजूर अलग कक्ष चाहते हैं, तो वह भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। प्रिंस गोलिसिन अपनी महिला के साथ अभी वहां से जाने वाले हैं। ताज़ा ऑयस्टर आए हुए हैं। ओह, ऑयस्टर! ओब्लोंस्की सोच में पड़ गया। तो क्या हम अपनी भोजन की योजना न बदल दें, लेविन? भोजन सूची पर उंगली रखे हुए उसने कहा, और उसके चेहरे पर गहरी सोच का भाव झलक उठा। अच्छे हैं न ऑयस्टर? देखो, गड़बड़ नहीं करना। हुजूर, फ्लेंसबर्ग के हैं, ओस्टेंड के तो हमारे यहाँ है ही नहीं। फ्लेंसबर्ग के तो फ्लेंसबर्ग के, लेकिन ताज़ा है या नहीं? कल आए हैं, सरकार। तो क्या ख्याल है, ओयस्टरों से ही क्यों न शुरू किया जाए और बाद में सारी योजना ही बदल ली जाए? बताओ, मेरे लिए सब बराबर है। मुझे अगर पत्ता गोभी का शोरबा और दलिया मिल जाता, तो सबसे अच्छा रहता। लेकिन यहाँ तो वह मिलेगा नहीं। अल्लाह, रूस दलिया चाहते हैं क्या, सरकार? तातार ने बच्चे के ऊपर झुकी हुई आया की तरह लेविन के ऊपर झुकते हुए पूछा। नहीं, मजाक को हटाओ, तुम जो कुछ चुन लोगे, वही अच्छा रहेगा। मैं स्केटिंग करके आया हूँ और मुझे बड़ी भूख लगी है। ऐसा मत समझना। ओब्लोंस्की के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता का भाव देखकर उसने इतना और जोर दिया कि मैं तुम्हारी पसंद को बढ़िया नहीं मानता। मैं खुशी से पेट भर कर खाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ, कोई माने या न माने, ये भी हमारे जीवन का एक सुख है, ओब्लोंस्की ने कहा। तो तुम, भाई मेरे, हमारे लिए 20 या ये कम रहेंगे, 30 ऑयस्टर और सब्जी वाला शोरबा ले आओ। प्रेंतानियर, तातार ने झटपट शोरबे का फ्रांसीसी नाम लिया, लेकिन ओब्लोंस्की स्पष्टता बैरे को खानों के फ्रांसीसी नाम लेने की खुशी प्रदान नहीं करना चाहता था। सब्जियों के साथ, जानते हो न। उसके बाद गाढ़ी चटनी के साथ ट्यूरबो, उसके बाद रोस्ट बीफ। देखना, अच्छा होना चाहिए, और हाँ, शायद मुर्गा भी और डिब्बाबंद फल। तातार ने ओब्लोंस्की की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसे फ्रांसीसी भाषा की भोजन सूची के अनुसार नाम लेना पसंद नहीं है, उसके पीछे पीछे फ्रांसीसी में दोहराने की खुशी जरूर हासिल कर ली। सुप प्रेंतानियर, ट्यूरबो सोस बोमाशे, पुलार दाल एस्ट्रागोन, मासेदुआन दे फुई। इसके फौरन बाद मानो स्प्रिंगों से गतिशील होते हुए उसने जिल्दबंद भोजन सूची रखकर शराबों की सूची उठा ली और उसे ओब्लोंस्की के सामने रख दिया। पेंगे क्या? कुछ भी, लेकिन थोड़ी सी शैंपेन मंगवा लो, लेविन ने कहा। क्या, शुरू में ही? हाँ, वैसे ये ठीक ही होगा। तुम्हें तो सफ़ेद लेबल वाली पसंद है न? काशे ब्लान, तातार बैरे ने शैंपेन का फ्रांसीसी नाम लिया। तो इसी लेबल की बोतल ओएस्टरों के साथ ले आओ, बाकी बाद में देखा जाएगा। जो हुक्म। खाने के साथ शराब कौन सी पसंद करेंगे? न्यूई ले आओ। नहीं, क्लासिकल शाबली बेहतर रहेगी। जो हुक्म। पनीर वही, जो आप हमेशा पसंद करते हैं। हाँ, पार्मेजान, या शायद तुम्हें कोई दूसरा पसंद है? नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। अपनी मुस्कान को छिपा पाने में असमर्थ लेविन ने कहा।
और फॉककोट के लहराते छोरों वाला तातार बैराई भाग गया तथा 5 मिनट बाद खुली सीपियों वाले ओएस्टरों की तश्तरी और उंगलियों के बीच बोतल लिए हुए आ गया। ओब्लोंस्की ने कलफ लगे नेपकिन को मोड़ा, उसे अपनी जैकेट के नीचे खोंसा और इत्मीनान के साथ टिकाकर ओएस्टर खाने लगा। सचमुच बुरे नहीं हैं। चांदी के कांटे से सीपियों में से लसल से ओएस्टर निकालते और एक के बाद एक को निगलते हुए उसने कहा, बुरी नहीं है। अपनी नम और चमकती आंखों से कभी लेविन तो कभी तातार बैरे की तरफ देखते हुए उसने दोहराया। लेविन ओएस्टर खा रहा था, यद्यपि पनीर के साथ रोटी उसे अधिक अच्छी लगती, लेकिन वो मुग्ध होकर ओब्लोंस्की की तरफ देख रहा था। यहाँ तक कि तातार बैरे ने भी बोतल का कार्क खोलकर चौड़े मुंह वाले पतले जामों में शराब ढालते हुए खुशी की स्पष्ट मुस्कान के साथ अपनी सफ़ेद टाई ठीक करके ओब्लोंस्की को गौर से देखा। तुम्हें ओएस्टर बहुत पसंद नहीं था, ओब्लोंस्की ने अपना जाम पीते हुए कहा, या तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो? क्यों? ओब्लोंस्की चाहता था कि लेविन रंग में आए। लेविन रंग में न हो, ऐसा नहीं था, लेकिन वह अपने को कुछ घुटा घुटा सा महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा में जो कुछ था, उसके कारण उसे इस रेस्तरों के कक्षों के बीच, जहां महिलाओं के साथ बैठे लोग खा पी रहे थे, लोगों की हलचल और उनका आना जाना, कांसे की सजावटी चीजों, लैंपों, दर्पणों और तातार बैरों की उपस्थिति, यह सब कुछ बेहुदा लग रहा था। उसकी आत्मा जिस प्यार से सराबोर थी, उसे डर था कि कहीं उस पर कोई धब्बा न लग जाए। मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे इन सब चीज़ों से परेशानी होती है, उसने कहा। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुझ देहात के रहने वाले आदमी के लिए ये सब कितना बेहुदा लगता है, तुम्हारे उस महाशय के नाखूनों की तरह, जिसे मैंने तुम्हारे यहाँ देखा था। हाँ, मैंने ध्यान दिया था कि बेचारे ग्रिनेविच के नाखूनों में तुम बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, ओब्लोंस्की ने हंसते हुए कहा। यह मेरे बस की बात नहीं है, लेविन ने जवाब दिया। तुम मेरे भीतर घुसने, देहात में रहने वाले एक आदमी के दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश करो। हम गांव में अपने हाथों को ऐसे रखने की कोशिश करते हैं कि उनसे काम करने में आसानी रहे। इसके लिए नाखून काटते और कभी कभी आस्तीनें भी ऊपर चढ़ा लेते हैं। और यहाँ लोग जानबूझकर अपने नाखूनों को जिस हद तक मुमकिन हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। इसके अलावा तश्तरियों जैसे बड़े बड़े कफलिंक लगा लेते हैं, ताकि हाथों से कुछ भी नहीं किया जा सके। ओब्लोंस्की मजा लेता हुआ मुस्कुराया। यह इस बात का लक्षण है कि उसे घटिया किस्म की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह दिमागी काम करता है, हो सकता है, लेकिन मुझे तो फिर भी यह बड़ा बेहुदा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त ये हमारा खाना खाने का ढंग। हम गांव वाले जल्दी जल्दी खाना खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके बाद अपने काम में जुट सकें, मगर तुम इस कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारा खाना चलता रहे और इसलिए ऑयस्टर खा रहे हैं। सो तो जाहिर है, ओब्लोंस्की ने बात को आगे बढ़ाया, यही तो उद्देश्य है पढ़ने लिखने का, हर चीज़ से मज़ा हासिल किया जाए। अगर यही उद्देश्य है तो मैं जंगली रहना पसंद करूँगा। तुम तो जंगली हो ही, तुम सभी लेविन जंगली हो। लेविन ने गहरी सांस ली। उसे अपने निकोलाई भाई की याद आ गई। उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा और उसे दुख हुआ। उसने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन ओब्लोंस्की ने एक ऐसे विषय की चर्चा शुरू कर दी जिससे लेविन का ध्यान फौरन दूसरी तरफ चला गया। तो क्या आज रात को हमारे लोगों यानी श्वेरबात्स्की परिवार वालों के यहाँ जाओगे? उसने आंखों में अर्थपूर्ण चमक लिए ओयस्टरों की खुरदरी खाली सीपियों को दूर हटाते और पनीर की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, जरूर जाऊंगा, लेविन ने जवाब दिया। बेशक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रिंसेस ने मुझे मन मारकर बुलाया है। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल बेतुकी बात है। ये तो उनका ऐसा अंदाज ही है। तो भाई, शोरबा ले आओ। ये तो उनका ग्रांडे डेम, महत्वपूर्ण महिला फ्रांसीसी का अंदाज है, ओब्लोंस्की ने कहा। मैं भी आऊँगा, लेकिन मुझे रिहर्सल के लिए काउंटेस बानीना के यहाँ जाना है। तुम्हारे जंगली होने के बारे में भला कैसे शक हो सकता है? तुम इसकी क्या सफाई दोगे कि अचानक मास्को से गायब हो गए? श्वेरबात्स्की परिवार वाले मुझसे लगातार तुम्हारे बारे में पूछते रहे,
जैसे मुझे मालूम होना ही चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि हमेशा वह करते हो जो दूसरा कोई नहीं करता। हाँ, लेविन ने धीरे धीरे और बेचैन होते हुए कहा। तुम्हारा कहना ठीक है, मैं जंगली हूँ। लेकिन मेरा जंगलीपन इसमें नहीं है कि मैं चला गया था, बल्कि इसमें कि मैं अब आ गया हूँ। अब मैं इसलिए आया हूँ कि ओह, कितने खुशकिस्मत हो तुम। लेविन की आंखों में झांकते हुए ओब्लोंस्की ने उसकी बात पूरी की। किस लिए खुशकिस्मत हूँ मैं? घोड़े की तेजी पहचानता हूँ उसके खास निशानों से, जवान प्रेमियों को पहचानता हूँ उनके नयन बाणों से। ओब्लोंस्की ने ये पंक्ति सुना दी। तुम्हारे लिए तो अभी सब कुछ आगे है, और तुम्हारे लिए क्या सब कुछ पीछे रह गया है? नहीं, बेशक पीछे तो नहीं रह गया, मगर तुम्हारे सामने भविष्य है और मेरे सामने वर्तमान, और वह भी धुंधला सा। क्यों, क्या मामला है? मामला कुछ अच्छा नहीं है। पर खैर, मैं अपनी चर्चा नहीं करना चाहता, और इसके अलावा सब कुछ समझाया भी तो नहीं जा सकता, ओब्लोंस्की ने कहा। तो तुम किस लिए मास्को आए हो? अरे, ये ले जाओ। उसने तातार बैरे को आवाज दी। भाप नहीं सकते क्या? आंखों की गहराई में चमक लिए और ओब्लोंस्की के चेहरे पर उन्हें जमाए हुए लेविन ने जवाब दिया। भाप तो रहा हूँ, मगर इसकी चर्चा शुरू नहीं कर सकता। तुम इसी से जान सकते हो कि मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ या नहीं, ओब्लोंस्की ने तनिक मुस्कुराते और लेविन की ओर देखते हुए कहा। तो तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में? लेविन ने कांपती आवाज में यह महसूस करते हुए कहा कि उसके चेहरे की सभी मांसपेशियां सिहर रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ओब्लोंस्की ने लेविन पर नजर जमाए हुए अपना शराब का गिलास धीरे धीरे खत्म कर दिया। मेरा ख्याल, ओब्लोंस्की ने ये प्रश्न दोहराया। मैं इससे अधिक और किसी चीज की कामना नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में तो यही सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन तुम कहीं भूल तो नहीं कर रहे हो? इतना तो जानते हो कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? लेविन ने अपने मित्र की आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम्हारे विचार में यह संभव है? मेरे विचार में तो संभव है। संभव क्यों नहीं? तुम बिल्कुल ठीक ठीक ऐसा समझते हो कि यह संभव है। नहीं, तुम जो सोचते हो सब कुछ कह दो। लेकिन अगर मुझे इनकार ही सुनना पड़ेगा। मुझे तो इसका यकीन भी है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? लेविन की घबराहट पर मुस्कुराते हुए ओब्लोंस्की ने पूछा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यह मेरे और उसके लिए भी भयानक बात होगी। खैर, लड़की के लिए तो यह कोई भयानक बात नहीं होगी। हर लड़की इस बात पर गर्व करती है कि उससे विवाह का प्रस्ताव किया गया है। हाँ, आमतौर पर लड़कियों के बारे में ऐसा सही है, लेकिन उसके बारे में नहीं। ओब्लोंस्की मुस्कुराया। लेविन की इस भावना को वह बहुत अच्छी तरह जानता था। जानता था कि लेविन के लिए दुनिया की सारी लड़कियां दो किस्मों में बटी हुई हैं। एक किस्म तो वह है जिसमें उसे छोड़कर दुनिया की सारी लड़कियां शामिल हैं। इन लड़कियों में सभी मानवीय दुर्बलताएं हैं और वे बहुत ही सामान्य लड़कियां हैं। दूसरी किस्म में वह अकेली ही है, उसमें किसी तरह की कोई दुर्बलता नहीं और वह मानव की हर चीज से ऊपर है। यह क्या कर रहे हो? चटनी ले लो। लेविन का हाथ थामते हुए, जो चटनी को परे हटा रहा था, ओब्लोंस्की ने कहा। लेविन ने चुपचाप चटनी ले ली, लेकिन ओब्लोंस्की को खाना जारी नहीं रखने दिया। नहीं, तुम रुको, जरा रुको, वह बोला। तुम इतना समझ लो कि मेरे लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने कभी और किसी से भी इसकी चर्चा नहीं की, और अन्य किसी के साथ मैं इसकी वैसे ही चर्चा कर भी नहीं सकता जैसे तुम्हारे साथ। यूँ हम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, हमारी रुचियाँ भिन्न हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं, कुछ भी तो एक जैसा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्यार करते और समझते हो। इसलिए मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन भगवान के लिए मुझसे बिल्कुल साफ साफ बात करना। मैं जैसा समझता हूँ तुमसे वैसा ही कह रहा हूँ, ओब्लोंस्की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे इतना और भी कहूँगा, मेरी पत्नी अद्भुत नारी है। पत्नी के साथ अपने संबंधों की याद आने पर ओब्लोंस्की ने गहरी सांस ली और क्षण भर चुप रहने के बाद अपनी बात आगे बढ़ाई। उसमें चीज़ों को पहले से ही देखने, उन्हें भांप लेने का गुण है। वह लोगों को आर पार देख लेती है। लेकिन इतना ही नहीं, भविष्य में जो होने वाला है,
खासतौर पर शादी ब्याह के मामले में वो उसे भी पहले से ही जान जाती है। मिसाल के तौर पर उसने भविष्यवाणी की थी कि शाखोवस्काया की ब्रेनटेल्न के साथ शादी होगी। कोई इसे मानने को ही तैयार नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ। और मेरी बीवी तुम्हारे हक में है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब ये कि वह न सिर्फ तुम्हें चाहती है, बल्कि यह भी कहती है कि किटी जरूर तुम्हारी बीवी बनेगी। ये शब्द सुनकर लेविन के चेहरे पर ऐसी मुस्कान की चमक आ गई, जो स्नेहावेग के आंसुओं के निकट होती है। ऐसा कहती है वह। लेविन कह उठा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वह, तुम्हारी बीवी तो बस कमाल की औरत है। लेकिन हटाओ, हटाओ, अब ये चर्चा। अपनी जगह से उठते हुए उसने कहा, अच्छी बात है, मगर तुम बैठो तो। किंतु लेविन बैठ नहीं सका। उसने दृढ़ कदमों से 2 बार इस छोटे से कमरे में चक्कर लगाया, आंखों को झपकाया ताकि आंसू नजर न आए और इसके बाद ही अपनी जगह पर आकर बैठा। तुम इतना समझो, उसने कहा, ये प्यार नहीं है। मैं प्यार कर चुका हूँ, किंतु ये वह नहीं है। यह मेरी अपनी भावना नहीं, बल्कि कोई बाहरी शक्ति मुझ पर हावी हो गई है। मैं पूरी तरह यह मानकर यहाँ से चला गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब समझते हो न, कि यह ऐसा सुख है जो धरती पर नहीं होता। मैं अपने मन से जूझता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है और इस मामले को तय करना चाहिए। तो तुम चले क्यों गए थे? ओह, जरा रुको। ओह, कितने विचार उमड़े आ रहे हैं मन में, कितने सवाल पूछने हैं। सुनो, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुमने जो कुछ कहा है, वो कहकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं इतना खुश हूँ कि सचमुच घृणित हो रहा हूँ, सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे आज ही पता चला कि मेरा भाई निकोलाई, जानते हो, वह मॉस्को में है। मैं उसके बारे में भूल ही गया। मुझे लगता है कि वह भी सुखी है। ये तो मानो पागलपन है। लेकिन एक बात बड़ी भयानक है, तुमने शादी की है, तुम इस भावना को जानते हो। भयानक बात यह है कि हम, जो जवानी की दहलीज पार कर चुके हैं, हमारा अपना अतीत है। प्यार का नहीं, गुनाहों का अतीत। अचानक हम पवित्र और निर्दोष प्राणी के निकट आते हैं। बड़ी घृणा होती है इस कारण और इसलिए अपने को उसके अयोग्य अनुभव किए बिना नहीं रह सकते। हटाओ, तुमने तो बहुत गुनाह नहीं किए हैं। आह, फिर भी, लेविन ने जवाब दिया, फिर भी, अपने जीवन की पुस्तक घृणा से पढ़ते हुए मैं कांपता हूँ, अपने को कोसता हूँ, बहुत पछताता हूँ। ये बात है, क्या किया जाए, ऐसा ही है इस दुनिया का दस्तूर, ओब्लोंस्की ने कहा। उस प्रार्थना की भांति, जिसे मैं हमेशा बहुत पसंद करता रहा हूँ, एक ही बात से अपने को तसल्ली देता हूँ कि प्रभु मेरी करनी के आधार पर नहीं, बल्कि अपने दयाभाव से मुझे क्षमा करें। वह भी मुझे केवल ऐसे ही क्षमा कर सकती है। लेविन ने शराब का अपना जाम खत्म कर लिया और दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। मुझे तुमसे एक और बात कहना जरूरी है। तुम व्रोंस्की को जानते हो? ओब्लोंस्की ने लेविन से पूछा। नहीं, नहीं जानता। तुम ये क्यों पूछा रहे हो? एक और बोतल ले आओ, ओब्लोंस्की ने तातारबेरे से कहा, जो जाम भरता हुआ ऐसे वक्त उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा था, जब उसे वहां नहीं होना चाहिए था। क्या जरूरत है मुझे व्रोंस्की को जानने की? क्या जरूरत है तुम्हें व्रोंस्की को जानने की? यह जरूरत है कि वह तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी है। कौन है ये व्रोंस्की? लेविन ने सवाल किया और उसके चेहरे का बाल सुलभ खुशी का भाव, जिसे कुछ ही क्षण पहले ओब्लोंस्की मुग्ध होकर देख रहा था, अचानक झल्लाहट और कटुता में बदल गया। व्रोंस्की यह काउंट किरिल्ला इवानोविच व्रोंस्की का बेटा और पीटर्सबर्ग के शानदार कुलीन युवाजन का एक बढ़िया उदाहरण है। मैं जब त्वेर में काम कर रहा था, तब वह नए फौजी भर्ती करने के लिए वहां आया था और तभी मेरा उससे परिचय हुआ था। बहुत ही धनी और बड़ा सुंदर व्यक्ति है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क है उसके, जार कायदी कैंप और साथ ही बड़ा मधुर तथा दयाल जवान है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ है। जैसा कि मुझे यहाँ मालूम हुआ है, वह पढ़ा लिखा और समझदार भी है। यह आदमी बहुत तरक्की करेगा। लेविन के माथे पर बल पड़ गए और वह खामोश रहा। हाँ, तो वह तुम्हारे जाने के फौरन बाद ही यहाँ प्रकट हुआ।